नमस्कार। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पारिस्थितिकी परितंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पारिस्थितिकी परितंत्र में हमने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी परितंत्र क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं क्या हैं और पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र के वर्गीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि पारिस्थितिक परितंत्र जो है दो तरह का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और एक होता है कृत्रिम या मानव निर्मित, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र। अब बात हुई थी जो प्राकृतिक है वो दो प्रकार का है। प्राकृतिक जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पार्थिव और दूसरा होता है जलीय, ठीक है। अब जलीय परितंत्र जो है ये भी दो प्रकार का होता है। जलीय परितंत्र में दो प्रकार कौन से हैं? एक तो होता है ताजे जल का परितंत्र, ठीक है, और एक होता है सागरीय जल का परितंत्र। एक तो होता है ताजे जल का और एक होता है सागरीय जल का। अच्छा, ताजे जल में भी दो प्रकार के परितंत्र होते हैं। एक तो होता है प्रवाहित जल का और एक होता है आपका स्थिर जल का। अब सबसे पहले बात करते प्रवाहित जल में, तो इसमें हमने आपको बताया था कि नदियां आती हैं और झरने आते हैं, ठीक है। जबकि स्थिर जल में हमने तालाब, झील, ठीक है, और दलदल के बारे में बताया था, ठीक है, इनके बारे में बताया था। अब बात करते हैं कृत्रिम जल की, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में मानव के द्वारा जो कृषि कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे कृत्रिम या मानव निर्मित परितंत्र में सम्मिलित होते हैं। जैसे चावल, गेहूं, मक्का आदि की कृषि, ये सम्मिलित होते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद अपन लोगों ने अध्ययन किया था पारिस्थितिक तंत्र के नियंत्रण का, और हमने आपको नियंत्रण में बताया था कि इसमें 5 चरण होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इसके बाद हुई थी तंत्र की संरचना की बात, ठीक है। तो तंत्र की संरचना में देखते हैं, अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना में हमने आपको बताया था कि इसकी संरचना जो है दो प्रकार के घटकों से मिलकर हुई है। एक घटक होते हैं जैविक और दूसरे घटक होते हैं अजैविक, ठीक है। जैविक घटकों में हमने बात की थी कि जैविक घटक जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होते हैं उत्पादक, दूसरे उपभोक्ता और तीसरे अपघटक, ठीक है। अब उत्पादक में भी हमने बताया थी कि उत्पादक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी उत्पादक और दूसरे होते हैं रसायन संश्लेषी, ठीक है। अब अगर हम उपभोक्ताओं की बात करें तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता,
ठीक है। अब अजैविक घटकों की बात करते हैं तो अजैविक घटक भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अजैविक घटक भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला अजैविक घटक जो है वो अकार्बनिक होता है। कैसा होता है? अकार्बनिक। ठीक है, अकार्बनिक घटक में क्या होता है? इसमें जो है आपके जल, लवण और गैसें सम्मिलित होती हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं कार्बनिक लवण। ठीक है, कैसे लवण? कार्बनिक लवण। कार्बनिक लवण में आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और यूरिया तथा ह्यूमस, ये सब सम्मिलित होते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था एक इसमें अजैविक कारक होता है जिनको हम कहते हैं भौतिक। ठीक है, और भौतिक अजैविक कारकों में हमने सम्मिलित कर रखा था प्रकाश, ताप, वायु और विद्युत। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने तंत्र की संरचना को देखा था। ठीक है, तो तंत्र की संरचना के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल से अध्ययन करते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिक आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैविक घटकों की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? जैविक घटकों की। देखो, जो जैविक घटक हैं इसमें जो है जीव सम्मिलित होते हैं अधिकतर, और इसके अंतर्गत जो है 3 घटक सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो सबसे पहले बात हम करते हैं उत्पादकों की। किसकी बात करते हैं? उत्पादक की। ठीक है, उत्पादक की बात करें। उत्पादक का मतलब होता है जो उत्पादन करें, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव या वे हरे पौधे जो सौर्य विकिरण मतलब सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भोजन उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो अपना भोजन सौर्यक विकिरण के कारण जो अपना भोजन स्वयं बना सकें। सौर्यक विकिरण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकें। ठीक है, ये उत्पादक कहलाते हैं। अब जब स्वयं अपना भोजन बनाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी उत्पादक होते हैं, उत्पादक जो होते हैं स्वापोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वापोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। किसकी सहायता से? सौर्य विकिरण की सहायता से। जैसे इसके उदाहरण देखें तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के परितंत्रों में अलग अलग प्रकार के प्राथमिक उत्पादक या उत्पादक पाए जाते हैं। जैसे बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र और उत्पादकों की। ठीक है, तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र में देखते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, तो जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं इसमें जो है विभिन्न प्रकार के शैवाल लिए जाते हैं। कौन लिए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के शैवाल।
जो विभिन्न प्रकार के शैवाल हैं वो उत्पादक हैं या प्राथमिक उत्पादक हैं किस पारिस्थितिक तंत्र के? जलीय पारिस्थितिक तंत्र के। ठीक है, दूसरा लेते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र। वन पारिस्थितिक तंत्र, जब हम वन पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियां और इसी में शामिल होते हैं आपके शाकीय पौधे। ये सभी के सभी जो है किस प्रकार के परितंत्र में सम्मिलित हैं प्राथमिक उत्पादक के रूप में? वन पारिस्थितिक तंत्र में। तीसरा उदाहरण लेते हैं घास स्थल का या घास पारिस्थितिक तंत्र। घास स्थल में जो प्राथमिक उत्पादक इन्हीं को कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न में प्राथमिक उत्पादक लिख के आ जाता है तो परेशान ना हो, उत्पादक और प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, तो घास स्थल के तो विभिन्न प्रकार की घासें, विभिन्न प्रकार की घासें, ठीक है, और यहां क्या मिलेगा? जंगली छोटे शाकीय पौधे, जंगली शाकीय छोटे पौधे। ठीक है, ये सभी के सभी जो हैं आपके घास स्थल के हैं। फिर एक होता है फसल स्थल या फसल परितंत्र। ठीक है, फसल स्थल, फसल स्थल में जो प्राथमिक उत्पादक हैं तो जितने प्रकार की फसलों में पौधे उपस्थित हैं वो सभी के सभी जो है फसल परितंत्र के प्राथमिक उत्पादक या उत्पादक कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं हम उपस्थित फसल के पौधे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस सारणी को बहुत पूछा जाता है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? शैवाल। वन पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो बड़े बड़े वृक्ष हो सकते हैं, झाड़ियां हो सकती हैं, शाकीय पौधे हो सकते हैं। फसल स्थल में तो फसल में उपस्थित पौधे जितने हैं वो सारे के सारे आपके प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। अब प्राथमिक उत्पादक की बात करने के बाद दूसरा नंबर हमने बांटा था उपभोक्ताओं का। किसका? उपभोक्ताओं का। तो बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करें, यानी कि भोजन प्राप्ति के लिए अन्य अवयवों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। भोजन प्राप्ति के लिए अन्य अवयवों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब जो दूसरों पर निर्भर हों। जब दूसरों पर निर्भर होंगे तो इनकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? परपोषी, मतलब दूसरे पर पोषित आधारित रहने वाले, दूसरे पर आश्रित रहने वाले। तो हम कह सकते हैं कि समस्त उपभोक्ता परपोषी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, परपोषी प्रकृति के। अब अगर हम देखें तो उपभोक्ताओं को भी हमने 3 स्तरों पे बांटा था, लेकिन किसके लिए? अगर इनकी भोजन ग्रहण करने की या भोजन प्राप्त करने की आदतों के आधार पर देखा जाए तो उपभोक्ताओं को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कि भोजन पोषण प्राप्ति की आदतों
के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कैसे कैसे 3 प्रकार हैं? तो नंबर 1 पहले देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। कैसे होते प्राथमिक उपभोक्ता? ये प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं, इसमें जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ये जो है प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसके कारण जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इनको शाकाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर हैं, शाकाहारी हैं। तो इनके उदाहरण क्या क्या हैं? तो एग्जाम्पल देखें इनके, जैसे गाय है, बकरी है, हिरन है। गाय है, बकरी है, हिरन है, ठीक है। आपके खरगोश है। ये सब जो है आपके शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में आते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ताओं की। द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। क्या होते द्वितीयक उपभोक्ता? तो द्वितीयक उपभोक्ता जो हैं, ये अपने उपभोग के लिए या अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। द्वितीयक किस पे निर्भर रहेंगे? प्राथमिक पे। अच्छा, प्राथमिक पे रहेंगे तो ये सब कैसे हैं? जीव हैं, यानी कि ये मांस खाएंगे, इसलिए इनको कहा जाता है मांसाहारी। क्या कहा जाएगा इनको? मांसाहारी, ठीक है। मांस का हरण करने वाले, मांसाहारी। अब मांसाहारी में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मांसाहारी में आपके लोमड़ी है, मेढक है, ठीक है, आपके मोर है, गिद्ध है। ये सब जो हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के बाद बात करें तो आता है आपका तृतीयक उपभोक्ता। कौन सा? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता क्या है? इनमें तृतीयक उपभोक्ताओं में ये उपभोक्ता जो है प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण की प्राप्ति के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जब ये प्राथमिक पे भी हैं, द्वितीयक पे भी हैं और द्वितीयक वाले प्राथमिक पे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये उच्च मांसाहारी श्रेणी के होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च मांसाहारी। अब जब ये उच्च मांसाहारी हैं तो इनमें कौन कौन आएंगे? चीता है, शेर है, बाघ है, ये सारे के सारे सम्मिलित रहते हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता, मनुष्य को भी इसी वर्ग में रखा जाता है। अब ये शाक और मांस दोनों खाने वाला है तो इसको सर्वाहारी कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला, ठीक है, सर्वाहारी इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता? तो ऐसे जंतुओं को प्रीडेटर्स कहा जाता है। ध्यान देना इधर,
प्रीडेटर्स। क्या होते हैं प्रीडेटर्स? तो कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो ऐसा करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रीडेटर्स कहते हैं। इसमें जो है द्वितीयक और तृतीयक है, मतलब जो मांसाहारी हैं और उच्च मांसाहारी हैं, वो सभी उपभोक्ता सम्मिलित किए जाते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ता शामिल किए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब जो मांसाहारी हैं और उच्च मांसाहारी हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीडेटर्स भी कहलाते हैं। अब इसके बाद आती है बात अपघटक की। किसकी बात आती है? अपघटक की। तो अपघटक क्या है? अपघटकों को विघटनकर्ता के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विघटनकर्ता। क्या करते हैं ये विघटनकर्ता? तो ये जो मृत या अवशिष्ट पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उनका विघटन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि मृत या अपशिष्ट बचे हुए पदार्थों का अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जीवाणु और कवक, ठीक है, इनको जो है अपघटनकर्ता के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग, दो प्रकार के घटक थे अपने पास। ठीक है, पहले थे जीवीय घटक और दूसरे अजीवीय घटक या जैविक घटक, अजैविक घटक। तो दूसरी बात करते हैं अजैविक घटकों की। और अजैविक घटकों को भी हमने जो है 3 भागों में बांट रखा था। सबसे पहले बात की थी हमने अकार्बनिक घटक की, है अकार्बनिक में हमने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत जल और विभिन्न लवण, जल और विभिन्न प्रकार के लवण में भी कैसे, जैसे कैल्शियम लवण है, पोटेशियम लवण है, मैग्नीशियम के लवण हैं, फास्फोरस के लवण हैं, नाइट्रोजन के लवण हैं, सल्फर के लवण हैं, ये सारे के सारे लवण सम्मिलित होते हैं। और वायु की कुछ गैसें भी इसमें सम्मिलित हैं। कैसी गैसें सम्मिलित हैं? जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, ये सारी की सारी गैसें इसमें सम्मिलित रहती हैं। इसके बाद दूसरा घटक आता है आपका कार्बनिक घटक। ठीक है, कार्बनिक घटक। तो कार्बनिक घटकों में हमने बात किया था कि इसके जो अंतर्गत है वो मृत पौधे एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक आते हैं। कार्बनिक यौगिकों में हमने आपको बताया था जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स हैं, वसा हैं, ये सब इनके साथ में सम्मिलित होते हैं। और जब इनका अपघटन होता है तो उनसे हमें यूरिया और ह्यूमस प्राप्त होती है। ठीक है, इनका जब अपघटन होने लगता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि का, तो हमें जो है क्या प्राप्त होती है? यूरिया और ह्यूमस प्राप्त होती है। इसके बाद तीसरे घटकों की बात करें तो तीसरे प्रकार के घटक जो हैं वो होते हैं भौतिक घटक। कैसे? भौतिक घटक।
अब भौतिक घटकों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो है जितने भी जलवायवीय कारक हैं, कैसे जलवायवीय कारक हैं, वो सब सम्मिलित होते हैं। और जलवायवीय कारकों में हम लोगों ने बताया था कि प्रकाश, ताप, हवा और विद्युत, ये सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है। अब अगर हम ये बात कहें कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र ले लिया जाए जिसमें एक निश्चित समय में जितने भी अजीवीय पदार्थों की मात्रा उपस्थित रहती है, उसको खड़ी अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी अवस्था। क्या है खड़ी अवस्था? कि विभिन्न प्रकार के या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र ले लें तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, ठीक है, अजैविक घटकों की, ठीक है, अजैविक घटकों की या अजीवीय पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है, जितनी मात्रा उपस्थित रहती है, उसे क्या खड़ी अवस्था कहा जाता है, स्टैंडिंग कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि जितने भी हमने जैव और अजैव कारक पढ़े हैं, इनके बीच में कैसा सहसंबंध होता है। ठीक है, किस प्रकार से सहसंबंधित होकर ये तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जैव व अजैव कारकों में संबंध, जैव व अजैव कारकों में संबंध। ठीक है, तो देखो जैव और अजैव कारकों का जो संबंध है वो 3 प्रकार का होता है। 3 इसमें पॉसिबिलिटी बनती हैं। कौन कौन सी? पहला है अजैव से अजैव का संबंध, अजैव से अजैव का सहसंबंध। ठीक है, दूसरा बनता है आपका अजैव से जैव का, अजैव से जैव का। ठीक है, और तीसरा आपका जो बनता है वो है जैव से अजैव का, जैव से अजैव का। ठीक है, और चौथा जो है वो होता है जैव का जैव से, जैव से जैव का संबंध। ठीक है, इस प्रकार से 4 सहसंबंधों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजैव से अजैव का सहसंबंध। ठीक है, किसका? अजैव से अजैव का। अजैव का अजैव से सहसंबंध। ठीक है, जब कोई एक अजैव कारक का दूसरे अजैव कारक के साथ संबंध देखा जाता है, संपर्क देखा जाता है, तो ऐसे कारक को कहा जाता है अजैव से अजैव का संबंध। जैसे हम लोग कहते हैं ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। क्या है? ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। ठीक है, तो देखो इसमें ऊंचाई और तापमान 2 कारक लिए गए और दोनों कारक कैसे हैं? अजैव हैं। दोनों कारक कैसे हैं? अजैव हैं। लेकिन संबंध क्या है कि यदि हम कहीं ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान घटेगा, ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान घटेगा, यानी कि एक अजैव कारक का दूसरे अजैव कारक से संबंध प्रदर्शित होता है। दूसरा उदाहरण देखें,
भूमध्य रेखा पर जाने पर, भूमध्य रेखा पर जाने पर, यदि हम भूमध्य रेखा पर जाते हैं तो सूर्य की किरणें, जाने पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा कैसा कारक है? अजैविक। सूर्य की किरणें, प्रकाश कैसा है? अजैविक। तो अजैविक से अजैविक का जब संबंध बन रहा है तो ये कहलाता है अजैव का अजैव से सहसंबंध। और देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कहा जाए भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर तापमान, टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है। यहां पे भी भूमध्य रेखा है और तापमान है, तो दोनों कैसे हैं? अजैविक कारक हैं, तो अजैव से अजैव का सहसंबंध दिखाते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। पृथ्वी से, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। ठीक है, तो अब देखें यहां पृथ्वी तल, पृथ्वी तल कैसा कारक है? अजैविक कारक है। और नीचे जाने पर, ऊपर जाने पर जी का मान जो है वो कैसा है? ये भी अजैविक कारक है। तो इस प्रकार के संबंधों को अजैव का अजैव से सहसंबंध कहा जाता है। अब देखते हैं अजैव का जैव से। क्या देखते हैं? अजैव से जैव का सहसंबंध। अजैव का जैव से मतलब जब किसी अजैव कारक का अंतर संबंध जैव कारक से देखा जाता है या स्थापित होता है तो कहा जाता है अजैव का जैव से सहसंबंध। जैसे उदाहरण में देखा जाए तो अनुकूलता, अनुकूलता इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। क्या होती है अनुकूलता? तो गर्म क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का रंग काला होता है, जबकि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों का रंग गोरा होता है। ठीक है, अब यहां देखें गर्म क्षेत्र कैसा है? अजैविक कारक है। ठंडे प्रदेश कैसा कारक है? अजैविक। लेकिन लोग कैसे हैं? लोग काले हैं, लोग गोरे हैं, यानी कि लोग कैसे कारक हैं? जैविक हैं, जबकि गर्म और ठंडा अजैविक है। तो इस प्रकार के संबंध जो हैं अजैव से जैव का सहसंबंध कहलाता है। तीसरा देखते हैं, ये तो हो गया अजैव से। अब देखते हैं जैव से अजैव का। उल्टा है, जैव से अजैव का सहसंबंध। जैव का अजैव से सहसंबंध। ठीक है, अब यहां क्या है? जब जैव कारक जो है अजैव कारक से मिश्रित हो जाता है या उसके साथ अपना सहसंबंध निर्मित करता है तो उसको कहा जाता है जैव का अजैव से सहसंबंध। जैसे उदाहरण देखें इसका,
तो इसके उदाहरण में सबसे पहले बात आती है प्रदूषण की। किसकी बात आती है? प्रदूषण की। प्रदूषण फैलाता कौन है? व्यक्ति फैलाता है। कौन? व्यक्ति फैलाता है। हो क्या जाता है? प्रदूषण। तो व्यक्ति कैसा कारक है? जैविक। और प्रदूषण कैसा कारक है? अजैविक। तो इस प्रकार का जो संबंध है वो जैव का अजैव से सहसंबंध कहलाता है। दूसरा देखते हैं वैश्विक तापन। वैश्विक तापन, ग्लोबलाइजेशन कैसे कौन उत्पन्न करता है? व्यक्ति। हो क्या जाता है? पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। तो जो कार्य कर रहा है वो जैविक कारक है, मिलता क्या है? अजैविक। अगला देखते हैं ओजोन परत का नुकसान। ओजोन परत का नुकसान कौन करता है? ओजोन परत का नुकसान CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? गैस है। फैलाता कौन है? ओजोन। CFC कौन उत्पन्न करवाता है? जैव, मनुष्य। क्यों? रेफ्रिजरेटर, AC ये कौन यूज करता है? जैव, मनुष्य। और हो क्या जाता है? ओजोन का नुकसान, यानी कि अजैविक कारक। अगला देखते खनन, मरुस्थलीकरण, ये सब कैसे संबंध हैं? जैव का अजैव से सहसंबंध है। अगला संबंध देखते हैं जैव का जैव से सहसंबंध। किससे? जैव का जैव से। जैव का जैव से सहसंबंध। ठीक है, यानी कि दोनों कारक कैसे हों? जैव हों, हैं, जीवित हों। यानी कि जब कोई जैव कारक दूसरे जैव कारक को प्रभावित करे या उसके साथ अंतर संबंध स्थापित करे तो ऐसे कारकों को कहा जाता है या ऐसे सहसंबंध को कहा जाता है जैव का जैव से सहसंबंध। जैसे जैव विविधता का ह्रास। जैव विविधता का ह्रास कैसे ह्रास हुआ? उदाहरण देखें, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कई बार पूछा हुआ है। मॉरिशस में एक पक्षी रहता था जिसका नाम है डोडो। प्रश्न पूछा जाता है डोडो पक्षी कहाँ का निवासी है? तो मॉरिशस का। और शिकार के कारण किसके कारण? शिकार के कारण क्या हो गया? ये विलुप्त हो गया। ठीक है, विलुप्त हो गया। अब देखें इधर, शिकार किसने किया? मनुष्य ने। खत्म कौन हुआ? डोडो पक्षी। यानी कि जैव से जैव का सहसंबंध हुआ। अब इसका एक और सहसंबंध देखो, डोडो पक्षी की समाप्ति के कारण यहां पर जो सर्वाधिक गूलर के पौधे पाए जाते थे, गूलर के वृक्ष पाए जाते थे, वो भी समाप्त हो गए। क्यों समाप्त हो गए? क्योंकि गूलर को जब डोडो पक्षी खाता था तो इसके आवरण पे जो बीज होता था, तो बीज पर जो आवरण यानी कि खोल पाया जाता था वो उसको गला देता था। गलाने के कारण क्या होता था? ये बीज अच्छी तरह से उगता था। अच्छी तरह से उगने के कारण गूलर के वृक्ष यहाँ अधिक पाए जाते थे। जब अधिक पाए जाते थे तो जब डोडो पक्षी समाप्त हुआ तो गूलर के पौधे भी यहाँ समाप्त होने लगे। अब देखो, यहाँ शिकार किया मनुष्य ने, डोडो पक्षी समाप्त हुआ। डोडो समाप्त हुआ तो गूलर चला गया, यानी कि जैव से जैव का ये सहसंबंध हुआ आपका। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा ह्रास कौन सा है? तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा ह्रास जैव विविधता है। जैव विविधता है, यानी कि ये सबसे बड़ा ह्रास माना जाता है।